नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर है 2026-27 की परीक्षा के लिए। मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन को अंग्रेजी में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से जानते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। अगर आप में मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन चाहे वोकेशनल कोर्स में हो या फिर माइनर कोर्स में हो या को करिकुलर कोर्स में हो, किसी में भी हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, किसी में भी हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसमें पिछले कई वर्षों के शामिल क्वेश्चंस पेपर हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। आइए एक एक प्रश्नों को बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, और 100 के 100 इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इससे पहले भी और लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा, और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। एक एक प्रश्न को मैं बताऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का बिल्कुल पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने प्रयोग किया था इकोलॉजी शब्द का। इकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान कह सकते हैं। और एक होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था किसने? ये प्रश्न आपके लिए जरूरी है, ये प्रश्न आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो उसका प्रयोग किसने किया था, कमेंट करके आप बताइएगा। इकोलॉजी शब्द दोस्तों दो शब्दों से मिलकर के बना, एक शब्द है इको और दूसरा शब्द है लॉजी। इको शब्द बना आइकोस से, आइकोस का मतलब होता है घर, ग्रीक भाषा का शब्द है इकोस, उससे बना है इको शब्द, ठीक है। और एक शब्द है लोगोस। लोगोस शब्द जो है ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, इसका मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान या अध्ययन, ठीक है। तो जर्मन जैव विज्ञानी थे अर्नेस्ट हैकल साहब, उन्होंने 1866 ईस्वी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। दूसरा क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में पौधे होते हैं, किसी भी परितंत्र में इकोसिस्टम में पौधे क्या होते हैं? तो पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं पौधे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। पौधे जो होते हैं उनको स्वापोषी भी कहा जाता है। स्वापोषी चूंकि ये अपने भोजन का निर्माण खुद बनाते हैं, भोजन अपना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए पूरे खाद्य चक्र के आधार या प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, जल चक्र की संचालक शक्ति है। जल चक्र की संचालक शक्ति है दोस्तों सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी जो है ये एक प्रकार से जल चक्र की संचालक शक्ति है। सूर्य की गर्मी ही समुद्र और नदियों के पानी को वाष्प बना करके ऊपर उठाती है, जिससे बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। बिना सौर ऊर्जा के जल का चक्र जो होगा रुक जाएगा, इसीलिए सौर ऊर्जा की बड़ी जरूरत पड़ती है जल चक्र के लिए। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, विच वन इज द टॉक्सिक गैस? कौन सी विषैली गैस है इनमें से? ओजोन 3 एक विषैली गैस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस वायुमंडल की ऊपरी परत यानी समताप मंडल में तो हमारे लिए जीवन रक्षक है, लेकिन यदि यह जमीन स्तर पर सांस के साथ शरीर में अंदर चली जाए तो फेफड़ों के लिए अत्यंत विषैली और हानिकारक सिद्ध होती है। इसीलिए यह गैस जो है ऊपर तो ठीक है लेकिन नीचे नहीं आनी चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जीवन के लिए जरूरी है। वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है, ठीक है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है दोस्तों? कम से कम 78% नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है, फिर हाइड्रोजन और आर्गन भी पाए जाते हैं। ओजोन 3 जो है ये गैस की एक लेयर बनी हुई है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, ठीक है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंच जाएंगी तो हमको बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां? जैसे स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इनमें से? बताएंगे कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है बताएंगे। देखिए मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों वो गैसें होती हैं जो वातावरण को गर्म कर देती हैं, ठीक है। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं। सबसे ज़्यादा
गर्मी पैदा करती कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। कियोटो प्रोटोकॉल संबंधित है। कियोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों से ही रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैस और वैश्विक तापमान, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे बढ़ेगी वातावरण का तापमान बढ़ता जाएगा। अब की बार गर्मी बहुत तीव्र गति से पड़ने वाली दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए बातचीत करी गई थी। 1997 में क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो जो है जापान का एक शहर है दोस्तों, वहीं पर हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक देशों के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम किया जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन को रोका जा सके। जो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैव विविधता प्रकारों को नाम दिया गया है क्या? जैव विविधता प्रकारों को क्या नाम दिया गया दोस्तों? जैव विविधता प्रकारों को नाम दिया गया अल्फा, बीटा और गामा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, पारिस्थितिकीविद R.H. विक्टर ने जैव विविधता को मापने के 3 स्तर बताए थे। पहला था अल्फा। अल्फा एक छोटे क्षेत्र की विविधता को दिखाता है। बीटा जो है 2 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की विविधता को दिखाता है। जबकि गामा की अगर बात की जाए तो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधताओं को यह दिखाता है गामा। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 1013.23 मिलीबार के मानक वायु दाब पर पानी का क्वथनांक यानी उबाल बिंदु को क्वथनांक कहते हैं। यानी किस बिंदु पर किस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगेगा उसी को क्वथनांक कहा जाता है। तो क्या होता है? तो 1013.25 मिलीबार के मानक वायु दाब पर पानी का क्वथनांक जो होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों, वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र तल के सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर दिया जाए पानी को तो उबलने लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी गैस वायु प्रदूषण में योगदान करती है? बताएंगे फटाफट से। 9वां नंबर, कौन सी गैस वायु प्रदूषण में योगदान करती है? तो ओजोन गैस जो है वायु प्रदूषण में योगदान करती है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जलवाष्प ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है। जबकि ओजोन गैस जो है O3 ये एक प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, स्मॉग का हिस्सा होती है ये जमीनी स्तर पर ओजोन। ठीक है, इसे एक प्रदूषक माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा को सामान्यतः नापते हैं। CO2 की मात्रा को हम नापते हैं किसमें? पार्ट्स पर मिलियन में, ppm में मापते हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वातावरण में गैसों की बहुत कम मात्रा को दर्शाने के लिए ppm पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग होता है। वास्तव में हवा में CO2 की सांद्रता लगभग 420 ppm के आसपास है इस समय। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा क्या उत्पादित होता है दोस्तों? तो पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे खींच लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे भोजन का निर्माण ये लोग कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है। निवल प्राथमिक उत्पादन NPP का अर्थ क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको NPP कहते हैं। पौधों के द्वारा परिपाक की गई ऊर्जा को शाकाहारियों के लिए उपलब्ध होती है। इसी मतलब यही उपलब्ध होता है, पौधों द्वारा परिपाक की गई ऊर्जा जो शाकाहारियों के लिए उपलब्ध होती है उसी को NPP कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है परितंत्र सामान्यतः एक प्रणाली है। परितंत्र माने होता है अंग्रेजी में इकोसिस्टम, एक प्रणाली है, एक समुदाय स्तर पर प्रणाली है ये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक परितंत्र में विभिन्न प्रजातियों के समुदाय यानी बायोलॉजिकल कम्युनिटी और उनका निर्जीव वातावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी एक इकाई के रूप में मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परितंत्र की संकल्पना दी गई थी। परितंत्र माने इको सिस्टम की बात मैंने आपसे पहले प्रश्न में ही पूछा था कि इकोसिस्टम की अवधारणा किसने दी है, परितंत्र की अवधारणा किसने दी है? तो एजी टांसले ने दी है उसको।
एजी टांसले, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, एजी टांसले। 1935 की बात है दोस्तों, ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद हैं आर्थर जॉर्ज टेंसले। उन्होंने जो है पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया और बताया कि जीव और पर्यावरण एक तंत्र के रूप में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से गहन पारिस्थितिकी, जिसको आप डीप इकोलॉजी कहते हैं, इसकी अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा दी गई है अर्नी नीस के द्वारा। अर्नी नीस कहीं पर है? ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नी नीस ने 1973 में, नॉर्वेजियन दार्शनिक हैं ये, इन्होंने यह विचार दिया था। गहन पारिस्थितिकी का मानना है कि प्रकृति का अपना मूल्य है, चाहे वह इंसानों के काम आए या ना आए। यह केवल मानव केंद्रित सोच का विरोध करती है कि पारिस्थितिकी केवल मनुष्य के लिए है, ये सभी जीव जंतुओं के लिए है। 16 नंबर क्वेश्चन से वायु गुणवत्ता संकेतक, जिसको आप AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं अंग्रेजी में, इसका मान यदि 221 हो जाता है तो वह आएगा किसमें? 221 मतलब होता है कि एक खराब श्रेणी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 201 से लेकर के दोस्तों 201 से लेकर के 300 तक खराब की श्रेणी में आता है वायु को, AQI अगर इतना आता है। 301 से लेकर के 400 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है तो बहुत खराब, वेरी पुअर कहा जाता है उसी को, ठीक है। और अगर 401 से लेकर के 500 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा आता है, इसका मतलब है कि गंभीर चीजें हैं, खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है इससे, ठीक है। AQI का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कि क्या होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न भी जान लीजिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देख। प्रश्न है, भारत में वायु गुणवत्ता संकेतक AQI के मापन के कितने प्राचल लिए जाते हैं, बताएंगे। भारत में वायु गुणवत्ता संकेतक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मापन में कितने प्राचल यानी पैरामीटर्स लिए जाते हैं? तो 8 पैरामीटर्स लिए जाते हैं दोस्तों। कितने पैरामीटर्स? 8 पैरामीटर्स। लेकिन यहाँ पर 8 नहीं दिया गया है, तो आप डी लगा दीजिएगा, 6 ही लगा दीजिएगा, चूंकि 8 पैरामीटर है, ठीक है। पहला होता है PM10, PM2.5, NO2, ठीक है, SO2, CO, O3, NS3 और इसके अलावा PB लेड, यानी कि इन सभी को मापा जा पाता, ठीक है। तो 3, 3, 6 और 2 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 कर दीजिएगा, ऑप्शन में 8 नहीं था। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष 2023, मतलब जब ये क्वेश्चन पेपर पुराना है चूंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो वर्तमान वर्ष 2023 यानी वो 23 की बात करिए, 2023 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB द्वारा भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई। इसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन सा शहर इनमें से रहा है? तो सर्वोच्च स्थान पर रहा भैया इनमें से कौन? दिल्ली रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में एक्चुअली में क्या है कि सर्दियों के दौरान पराली और भौगोलिक कारणों से दिल्ली अक्सर प्रदूषण के शीर्ष पर रहती है, क्योंकि पराली के जो धुंध होता है इससे दिल्ली पूरी छाई रहती है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नवंबर में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता प्रायः संबंधित है, बताएंगे। नवंबर में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता प्रायः संबंधित है पराली जलाने से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पराली जलाने से होता है, जो कि पंजाब और हरियाणा के खेतों में धान की कटाई के बाद में क्या होता है, जो निचली जो धान के नीचे की जो चीजें रह जाती हैं उसी को पराली कहते हैं, उसे इसको जब उसी को जला दिया था खेतों में तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है और वही धुआं जो है दिल्ली में प्रदूषित दिल्ली को कर देता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल शीतक गैसों में आमतौर पर शामिल है जो ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, बताएंगे फटाफट से। प्रशीतन में इस्तेमाल शीतक गैसों में आमतौर पर शामिल है जो ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर CFCJ, ठीक है। CFC जिसको आप कह सकते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक प्रकार से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है, ओजोन लेयर को नुकसान भी पहुंचाती है और साथ ही साथ में फ्रिज से AC से निकलती भी है। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? CO2 करती है। वातावरण को गर्म सबसे ज़्यादा, वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सी गैस करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है दोस्तों। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता को फैलाना था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, रामसर
अभिसंधि संबंधित है? रामसर अभिसंधि जो है ये नम भूमि संरक्षण से, वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह संधि 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसका उद्देश्य था दुनिया भर में जो दलदली भूमि है या दलदली इलाके हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि ये जैव विविधता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते दलदली भूमि, इसीलिए उनको बचाने के लिए, नम भूमि को बचाने के लिए ये किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन ह्रास से। ओजोन जो परत बनी हुई है ऊपर ओजोन गैस से, उसमें कमी आ रही, क्यों? चूंकि सीएफसी गैस का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है पृथ्वी पर, इसकी वजह से ओजोन गैस को खतरा हो, मतलब ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है। ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगी दोस्तों तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मनुष्य के चमड़े को नुकसान पहुंचा सकती, वो स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। तो ओजोन ह्रास से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 ईस्वी में एक संधि हुई थी, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों खास करके सीएफसी के उत्पादन को रोकने के लिए बनाई गई थी। इसे पर्यावरण की सबसे सफल संधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी काम हुआ था पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। 24 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है इनमें से? 24 नंबर, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है दोस्तों भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसको समझने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का, बहुत सारा, कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं और भी ज़्यादा, 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। अगर आपका पेपर होता है और आंसर की भी आपको चाहिए तो पेपर की फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, आंसर की भी मैं बना दूंगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में बीए के सभी कोर्स आपको मिलेंगे, बीए के सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट बीए के पूरा का पूरा बीए कंप्लीट आपको पढ़ाया जाता है। पूरा बीए सेकंड सेमेस्टर आपको मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का बीए का। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएससी बीकॉम में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में है तो केवल 50 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, केवल ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का मात्र 50 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा ह्यूमन वैल्यूज का नोट्स। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल घोषित हैं? जुलाई 2023 तक भारत में रामसर स्थल की अगर बात की है तो 75 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है, 75 कर ली गई थी और 2024 के बाद में संख्या 85 हो चुकी है अब। ठीक है, तो अब तो 85 हो चुकी है, लेकिन पहले जब ये प्रश्न बना था 75 ही था, अब तो 85 95 भी हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन से, परितंत्र को दो संगठकों में विभाजित किया जाता है, जैविक एवं अजैविक। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अजैविक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक में कौन आते हैं? जिनमें जीवन रहता है, जैसे कि जीवन में जैसे कि आपका क्या क्या आ गया, सभी जीवित प्राणी, जैसे पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, ठीक है, वनस्पतियाँ हो गई, ये सब जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। अजैविक घटक की अगर बात की है, इसमें निर्जीव चीजें आती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब अजैविक पदार्थ हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पृथ्वी को 4 परिमंडलों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थल मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा जल मंडल और चौथा है कौन सा? जीव मंडल। अच्छा, जीव मंडल के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वायुमंडल से होने वाला जल का स्थानांतरण जो स्थल मंडल, जल मंडल अथवा जीव मंडल को होता है सामूहिक रूप से, उसको क्या कहते हैं? उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? 28 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। उसी को अवक्षेपण या वर्षण कहा जाता है। वर्षण या अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बादलों से पानी का किसी भी रूप में, चाहे बारिश के रूप में हो या बर्फबारी के रूप में हो, ओला पड़ रहा हो, पृथ्वी पर गिरे, किसी भी टाइप से बादल से पानी आए नीचे पृथ्वी पर, उसी को हम लोग वर्षण कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, बी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन से, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है इनमें से, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है जल यानी H2O और ऑक्सीजन। जल यानी H2O, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शाकाहारी जानवरों को किस पर स्थिर माना जाता है? शाकाहारी जानवरों को पोषण स्तर 2 पर माना जाता है, पोषण स्तर 2, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मृत जानवरों को खाकर पोषण ग्रहण करने वाले जीवधारी कहलाते हैं। 31 नंबर,
मृत जानवरों को खाकर पोषण ग्रहण करने वाले जीवधारी को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी या अपमार्जक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को अपमार्जक या मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी या कवक ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो सड़े गले पदार्थों या मृत शरीरों को खा करके पारिस्थितिकी तंत्र को साफ करने में मदद करते हैं। उन्हें डेट्रीटिवोर्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे गिद्ध हो गया, केचुआ हो गया, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो मृत शरीर को खाते हैं, खत्म करते हैं, कवक वगैरह हो गए। 32 नंबर क्वेश्चन से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक नहीं है? परितंत्र का यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक देखिए बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अलावा कवक भी है, मांस भी है, ये सब जैविक घटक में आते हैं। जल जो है अजैविक घटक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है अधिक जटिल खाद्य जाल बनाते हैं, अधिक जटिल खाद्य जाल फूड वेब बनाते हैं अधिक अस्थायी परितंत्र। अधिक अस्थायी परितंत्र ही अधिक जटिल खाद्य जाल बनाते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। यानी खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थिर होगा, क्योंकि यदि एक प्रजाति खत्म हो जाती है तो शिकारियों के पास भोजन के दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला परिभाषित होती है, आहार श्रृंखला फूड चेन परिभाषित होती है परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा परिभाषित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है मृत भक्षी प्राथमिक रूप से कार्य करते हैं। मृत भक्षी प्राथमिक रूप से क्या काम करते हैं? अपघटक का काम करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं जिससे पोषक तत्व दोबारा पौधों में मिल सके। ये अपघटक ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है उल्टा संख्या पिरामिड पाया जाता है। उल्टा संख्या पिरामिड किसका पाया जाता है दोस्तों? ये वृक्ष परितंत्र में पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वृक्ष परितंत्र में ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है? एक बड़े पेड़ की संख्या एक होती है लेकिन उस पर रहने वाले पक्षियों और उन पर निर्भर कीड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए संख्या का ग्राफ नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा इसमें बन जाता है वृक्ष वाले परितंत्र में। 37 नंबर क्वेश्चन है किसे सबसे बृहद परितंत्र माना जा सकता है? सबसे बृहद परितंत्र माना जाता है ब्रह्मांड मंडल को या जीव मंडल को। ठीक है, सबसे बृहद परिमंडल किसको मानते हैं? जीव मंडल को मानते हैं। वैसे अगर ब्रह्मांड मंडल या जीव मंडल कह सकते हैं क्योंकि जीव मंडल में सब आ जाएगा। ए या सी में से कोई एक हो सकता है। वैसे जीव मंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा परतंत्र होता है दोस्तों, तो जीव मंडल ही लगाइएगा, सी ऑप्शन इसका लग सकता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2023 का अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया गया। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया गया था कब? 2 अगस्त 2023 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन सिंक संबंधित है, कार्बन सिंक बताएं 39 नंबर। कार्बन सिंक CO2 के अवशोषण यानी सोखे जाने से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऐसी प्राकृतिक चीजें जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं उन्हें कार्बन सिंक कहा जाता है। जैसे कि जंगल कार्बन सिंक का काम करता है, महासागर कार्बन सिंक का काम करता है, क्योंकि ये वातावरण से कार्बन को खींच करके अपने में मिला लेता है। 40 नंबर क्वेश्चन से ओजोन ह्रास से सर्वाधिक प्रभावित इलाका कौन सा है? तो ओजोन ह्रास से सर्वाधिक प्रभावित इलाका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर ज्यादा दिक्कत है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में ऊपर जो है ओजोन परत में छिद्र देखा गया है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे नए चैनल को करिकुलर मास्टर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुक्ला टी पॉइंट को आपने सब्सक्राइब ही किया होगा, BA करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन से किसी परितंत्र में प्राथमिक उत्पादन मुख्यतः निर्धारित होता है? बताएंगे। किसी परितंत्र में प्राथमिक उत्पादन मुख्यतः निर्धारित होता है हरे पौधों की संख्या के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरे पौधों की संख्या के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाकाहारी आहार श्रृंखला में जो जीव केवल पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते, जैसे गाय हो गई, हिरण हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब। ठीक है, अगला 43 नंबर क्वेश्चन से भारत में वायु गुणवत्ता संकेतक मापे जाते हैं। AQI इन इंडिया इज मेजर्ड बाई। तो AQI जो के द्वारा किसके द्वारा मापते हैं? CPCB के द्वारा। ठीक है, यानी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा मापा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है एनजीटी का, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसमें कब स्थापित हुआ? 2010 में स्थापित हुआ है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना किस डेट की हुई दोस्तों? 18 ओसीटी, यानी कि ओसीटी मतलब क्या होता है? 18 अक्टूबर को स्थापित हुई इसका 2010 में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसका नाम है, हिंदी में, अंग्रेजी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पितु यानी मूल एजेंसी है इनमें से, बताएं। मूल एजेंसी कानून और न्याय मंत्रालय। हालांकि एनजीटी पर्यावरण के मुद्दों पर काम करती है, लेकिन एक अभिकरण या ट्रिब्यूनल होने के नाते इसका प्रशासनिक जुड़ाव भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह एक अर्ध न्यायिक संस्था मानी जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करते पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लेकिन कानून एवं न्याय मंत्रालय ये भी हो सकता है, सी या ए में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, वैसे पर्यावरण वाला मंत्रालय। 46 नंबर क्वेश्चन है, एनजीटी के अध्यक्ष होते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 47 नंबर प्रश्न है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके हैं। भोपाल में है पहला, पुणे में है दूसरा, कोलकाता में तीसरा और चेन्नई में चौथा। इस तरीके से 4 और हैं, दिल्ली 5। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ईएफ क्या है? पारिस्थितिकीय पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? तो पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव की एक माप को दर्शाता है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी एक वैज्ञानिक माप है जो यह बताती है कि इंसान अपनी जीवन शैली के लिए प्रकृति के संसाधनों जैसे जमीन, पानी, ऊर्जा का कितना उपयोग करता है और प्रकृति उसे कितनी तेजी से दोबारा पैदा कर पा रही है। इसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान FRI भारत अवस्थित है, बताएं। वन अनुसंधान संस्थान FRI भारत अवस्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसको, हिंदी में, अंग्रेजी में। देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी वन अनुसंधान संस्थान की। यह संस्थान भारत में वनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख केंद्र है। इसकी मुख्य इमारत अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा करने रूपी मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? 50 नंबर, तो अनुच्छेद 51 का ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा, ये बात बताई गई है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, पर्यावरणीय नियोजन एवं नीति हेतु राष्ट्रीय काउंसिल यानी भारत की स्थापना हुई है। पर्यावरण नियोजन और नीति हेतु राष्ट्रीय काउंसिल की स्थापना हुई है कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। उसके बाद भारत में ने पर्यावरण की देखरेख के लिए नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन NCEPC की स्थापना की। आगे चल करके 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय बना ही चल करके। 52 नंबर क्वेश्चन से, किसे टेक्नो परितंत्र माना जाता है? टेक्नो परितंत्र माना जाता है नगरीय इलाका, स्पेशल शटर का पर्यावरण, अत्यधिक तकनीकी युक्त कृषि क्षेत्र। ये तीनों जो है टेक्नो परितंत्र माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 53 नंबर प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है इनमें से, बताएं कौन सही नहीं है? BOD वायु प्रदूषण की माप करता है। दोस्तों BOD वायु प्रदूषण की माप करता है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही। ओजोन एक विषाक्त गैस है, बिल्कुल है, सही बात है। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संसर्ग के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल है। यानी ये तीनों B, C एंड D तीनों सही, जबकि पहला गलत होता है। ठीक है, क्योंकि गलत इसलिए चूंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का फुल फॉर्म है, जल प्रदूषण मापने का पैमाना है, ना कि वायु प्रदूषण का। तो यहाँ पर BOD जल प्रदूषण को मापता है, वायु प्रदूषण को नहीं मापता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 54 नंबर बताएंगे, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न है, कौन से जीवधारी आहार श्रृंखला के
अंतिम छोर पर स्थित होते हैं। तो अंतिम छोर पर कौन स्थित होते हैं दोस्तों? अंतिम छोर पर मृतभक्षी, जिसको आप कह सकते हैं कब जो है क्या नाम है उसको, अपघटक कह सकते हैं। 56 नंबर प्रश्न, स्वापोषित में शामिल होते हैं। स्वापोषित जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 56 नंबर बताएं, स्वापोषित में हरे पौधे और कुछ खास बैक्टीरिया शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन से सेट्रोटॉप्स में शामिल है। सेप्रोटॉप्स, सेप्रोटॉप्स जो है मशरूम और कवक जो शामिल है, ये इसमें शामिल होता है। सेप्रोटॉप्स या मृतोपजीवी वे जीव हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम कवक का एक प्रकार है। सबसे सटीक उदाहरण है मशरूम। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। यह आंदोलन किस नैतिकता पर आधारित था? 58 नंबर बताएंगे। तो चिपको आंदोलन सत्याग्रह और अहिंसा से जुड़ा हुआ आंदोलन था। क्या? बिल्कुल सत्याग्रह और अहिंसा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। पर्यावरण में क्या था? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे ये। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने जाता था तो उसको पकड़ के चिपका लेते थे ताकि पेड़ को काटने से बचाया जा सके। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, फ्लाई एश उत्पादित होती है। फ्लाई एश तापीय पावर प्लांट से उत्पादित होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, केमोसिंथेसिस रसायन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा केमोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया जो है अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समुद्र की गहराइयों में जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां कुछ बैक्टीरिया प्रकाश के बिना रसायनों यानी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके ऊर्जा और भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को केमोसिंथेसिस कहते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ऐसे ही केमोसिंथेसिस होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वहां पर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है। जैव विविधता मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक संयुक्त राष्ट्र पारित दिवस है। वर्तमान में यह मनाया जाता है। 61 नंबर, ये वर्तमान में मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में उत्पादित विद्युत ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा आता है। भारत में उत्पादित विद्युत ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा कहाँ से आता है? तापीय पावर प्लांट से आता है, थर्मल पावर प्लांट से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन से, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद को संबोधित किया था। कब कब किया था दोस्तों? 1893 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1893 में 11 सितंबर की डेट को शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म महासभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। भाषण की शुरुआत करी थी अमेरिका के भाइयों और बहनों, यहीं से शुरुआत हुई थी। 64 नंबर क्वेश्चन से, नव वेदांत के सर्वप्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। नव वेदांत स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन से, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान किस अवस्थित है? कहाँ पर बताएं? टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में अवस्थित है। 1936 में स्थापना हुई थी मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के। श्रीमद् भगवत गीता किस हिंदू महाकाव्य का हिस्सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्फीयर 2 क्या है? बायोस्फीयर 2 जो है आर्कल एरिजोना में एक अनुसंधान केंद्र है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बायोस्फीयर 2 अमेरिका के एरिजोना में स्थित एक विशाल मानव निर्मित बंद पारिस्थितिकी तंत्र यानी इनक्लोज्ड इकोसिस्टम है। इसे यह समझने के लिए बनाया गया था कि क्या मनुष्य एक कृत्रिम वातावरण में जीवित रह सकता है। भविष्य में अंतरिक्ष में बस्तियों बसाने के लिए ऐसा व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन से, विकिपीडिया के बारे में कौन से सही हैं? विकिपीडिया जो है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, बिल्कुल गलत बात है। एक ऑनलाइन मुक्त ज्ञान कोश है, बिल्कुल सही बात है। एक आम डेटाबेस है, नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ देशों में इसे सोशल मीडिया के रूप में जाना तो नहीं। केवल 2 सही है, यानी कि एक ऑनलाइन मुक्त ज्ञान कोश है विकिपीडिया, बस। 69 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर अब एक्स के नाम से पुनर्ब्रांडित हो चुका है। इसके बारे में कौन सा कथन सही? एक्स क्या है? ट्विटर। ट्विटर दोस्तों क्या है? एक सोशल मीडिया है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट भी है। इसके इसकी शब्द सीमा के कारण से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट भी कहते हैं।
ठीक है, या कोई मुक्त डेटाबेस जैसे विकिपीडिया वगैरह नहीं है, तो ये मुक्त डेटाबेस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर एक सोशल मीडिया है, एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यानी कि ए मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। 1 2 3 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गांधीवादी मूल्यों में क्या शामिल नहीं है? गांधीवादी मूल्यों में शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें अहिंसा शामिल है, सत्याग्रह शामिल है, करुणा शामिल है। आक्रामक विरोध गांधी जी के उसमें नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी के विचारों में नहीं शामिल है, मूल्यों में। 71 नंबर क्वेश्चन से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विनिमय होता है। 71 नंबर, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विनिमय जो है केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अधिनियम 1955 के द्वारा होता है। इसका डी ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995, डी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन से महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित 7 पापों में क्या शामिल नहीं है? 7 पातकों नहीं, 7 पापों। 7 सिंस गांधी जी के एक सिद्धांत थे, भय के बिना कर्म, देखिए भय के बिना धर्म, ये नहीं शामिल है। बाकी चरित्र के बिना ज्ञान शामिल है, मानवता के बिना विज्ञान शामिल, नैतिकता के बिना वाणिज्य शामिल है, ये सब शामिल है, भय के बिना धर्म नहीं शामिल है। 73 नंबर क्वेश्चन से 7 सामाजिक पातक सूची महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई थी, किस पुस्तक में? बढ़िया प्रश्न, किस पुस्तक में प्रकाशित की गई थी दोस्तों? तो ये पुस्तक का नाम है यंग इंडिया पुस्तक। 22 अक्टूबर 1925 को अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में 7 सामाजिक बुराइयों की सूची तैयार करी थी। ठीक है, 7 सिद्धांत कौन कौन से थे दोस्तों इनमें? यंग इंडिया में जो पहला था, सिद्धांत के बिना राजनीति पहला पाप है, अगर बिना सिद्धांत के राजनीति करते तो पहला ये पाप है। दूसरा, काम के बिना धन, यानी बिना काम के धन प्राप्त करे तो भी पाप है। तीसरा, विवेक के बिना आनंद की प्राप्ति है तो भी पाप है। चौथा है, चरित्र के बिना ज्ञान प्राप्ति तो भी पाप है। नैतिकता के बिना वाणिज्य, ये भी पाप है। 5वां हो गया। छठा हो गया आपका ठीक है, मानवता के बिना विज्ञान। और 7वां है, त्याग के बिना पूजा। ये सब पाप के श्रेणी में आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन से द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक पेपर है जो लिखा गया था। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक पेपर है जिसको लिखा था किसने? जी हॉर्डिन ने लिखा था। 1968 में साइंस पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था। ठीक है, किसने लिखा था? हैरिस जी हॉर्डिन ने लिखा था, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहजीविता सिम्बायोसिस का पारिस्थितिकी में क्या अर्थ है? सिम्बायोसिस बताएंगे। 75 नंबर, पारिस्थितिकी में सहजीविता का क्या अर्थ है? भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच आपसी लाभकारी संबंध को यही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन से अर्थभ्रष्ट क्या है? अर्थभ्रष्ट एक अराजक पर्यावरणीय प्रवक्ता समूह को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन से आधारभूत मानव मूल्यों में शामिल है। आधारभूत मानव मूल्यों में क्या शामिल है दोस्तों? आधारभूत मानव मूल्यों में सत्य, प्रेम, शांति, ईमानदारी चारों शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 78 नंबर क्वेश्चन से कौन से कथन सही है इनमें से? देखिए कौन सा कथन मानव मूल्य मनुष्य के मनुष्य होने को परिभाषित करते हैं? बिल्कुल करते हैं, सही बात है। आधारभूत मानव मूल्य मानव में स्वतः निहित होते, बिल्कुल निहित होते हैं। व्यवसाय में मानव मूल्य की कोई जगह नहीं, मानव मूल्य की जगह होती तो ये गलत है, यानी पहला और दूसरा सही, बाकी सब गलत है। पहला दूसरा सही, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दोस्तों? 79 नंबर, इनमें से देखें, निर्णय की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा निर्णय में जानकारी एकत्र करना अनावश्यक है, आवश्यक है, गलत बात है ये पहला। निर्णय प्रक्रिया में सभी उपस्थित विकल्पों का मूल्यांकन आवश्यक है, यानी पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, पहला और तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। 80 नंबर क्वेश्चन से अजीम प्रेम जी के द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संस्था, तो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के बारे में सही कथन इनमें से कौन सा है? ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद्य उत्पादों के बारे में सही कथन, देखिए रासायनिक उर्वरक मुक्त है, बिल्कुल ठीक बात है, पहला सही है। रासायनिक कीटनाशक मुक्त है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा आपसे कह रहा है कि खाद्य संरक्षण के रूप में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग अनुमत है, गलत बात है ये। बैंकिंग उत्पादों में कुछ सीमा तक बेकिंग पाउडर का प्रयोग अनुमत होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि पहला दूसरा और चौथा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 82 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में जैविक खाद्य उत्पादों को सर्टिफिकेट देने का कार्य वे टेस्टिंग सेंटर करते हैं जो प्रमाणित होते हैं। जैविक भारत,
जो प्रमाणित होते हैं किससे दोस्तों? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा से जो होते हैं वो। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन से भारत में किसी खाद्य उत्पाद के जैविक उत्पाद यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने को प्रमाणित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? तो उसका जैविक भारत का चिन्ह होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला 84 नंबर प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ठीक है। अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफ, इसको आप फसाई कहते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। फसाई की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है। 2008 में, 2006 में अधिनियम बना था, 2008 में अधिसूचना आई और इसका संचालन जो शुरू हुआ 2011 में शुरू हुआ है। 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन से, भारत में एगमार्क जारी किया जाता है। 86 नंबर, भारत में एगमार्क जारी किया जाता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा, डीएमआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन से हैं? 87 नंबर, भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन से हैं? ट्रोलिंग, बुलिंग और फिशिंग तीनों होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 88 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, स्पैमिंग का क्या अर्थ है? स्पैमिंग मतलब होता है अवांछित संदेश इत्यादि प्रेषित करना, इसी को बोलते हैं स्पैमिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न है, सिमिलर वेब के मुताबिक 2023 में विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। सिमिलर वेब के मुताबिक 2023 में विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है amazon.com। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न है, प्रबंधन के पार सांस्कृतिक मूल्य में शामिल नहीं है। बताएंगे। 90 नंबर, प्रबंधन के पार यानी ट्रांस कल्चर मूल्य में शामिल नहीं। प्रबंधन के पार सांस्कृतिक मूल्य में शामिल क्या नहीं है? आध्यात्मिकता नहीं शामिल है दोस्तों, बाकी सब शामिल हैं। ठीक है। ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहकार शामिल है, ये नहीं शामिल आध्यात्मिकता। 91 नंबर क्वेश्चन से, प्रबंधन के पार सांस्कृतिक मूल्य, प्रबंधन के पार सांस्कृतिक मूल्य सार्वत्रिक होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। आपसे पूछेगा सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, छोटे क्वेश्चन में। तो सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके संबंध में कौन से कथन सही है? 92 नंबर, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो केवल 1 और 3 सही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यह एक प्रबंधन अवधारणा है, ये सही है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार से नहीं, या किसी कंपनी के द्वारा समाज और पर्यावरण के बेहतरी के लिए योगदान से संबंधित है। बिल्कुल, यानी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। तो बी ऑप्शन पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन से, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 93 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखें, मूल मानव मूल्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वे ऑनलाइन शॉपिंग प्रबंधन में उपयोगी नहीं है, गलत बात है ये। करेक्ट आंसर क्या, पहला, केवल फर्स्ट ही सही है। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म जीवन के प्रति एक संपूर्ण उपागम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ होलिस्टिक अप्रोच टुवार्ड्स लाइफ। 95 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता हमें बताती है। भगवत गीता हमें क्या बताती है दोस्तों? निष्काम कर्म के बारे में बताती है भगवत गीता हमको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद भारत में पहला पर्यावरणीय कानून, आज़ाद भारत में पहला पर्यावरणीय कानून निर्मित किया गया था कब? आज़ाद भारत में पहला पर्यावरणीय निर्मित कानून जो निर्मित किया गया था वो था 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर 1948 में बना था। 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पर्यावरण की संरक्षा, भारतीय संविधान के अनुसार पर्यावरण की संरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 के में बताया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था कब? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 19 नवंबर। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, उसके 2 सालों के बाद में 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। चूंकि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी
फिर उसके बाद में 2 सालों के बाद 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अम्ब्रेला एक्ट भी इसको कहा जाता है क्योंकि पर्यावरण संबंधी अन्य कानूनों को नियंत्रित भी करता है ये। 1986 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में CSR यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, सही बात है। अधिनियम कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर प्रश्न है, कौन सा या कौन से पर्यावरण प्रबंधन में सहायक है इनमें से। देखिए GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्यावरण प्रबंधन में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। सुदूर संवेदन भी सहायक है। रिमोट सेंसिंग, प्रभाव मूल्यांकन यानी इम्पैक्ट असेसमेंट, तीनों जो है पर्यावरण के प्रबंधन में सहायता करते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 MCQs को देख लिया। इसकी आंसर की भी मैंने दे दी है, ये आंसर की भी देख लीजिएगा दोस्तों। शुक्ला एटी पॉइंट चैनल को, BA करिकुलर चैनल को और को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। को करिकुलर मास्टर जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।